लास्ट क्लास में दो चीजें पढ़ाई थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट कैपेसिटी। तो याद रखना, अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है, अगर आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है MS∆T, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और यही मान लो कि अगर तुम्हें स्टेट चेंज करनी है, मान लो तुम्हें सॉलिड से लिक्विड करना कन्वर्ट करना है या लिक्विड से गैस कन्वर्ट करना है, तो आप लगाते हो मास इंटू लेटेंट। आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? मास इंटू लेटेंट हीट कैपेसिटी। तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और स्टेट चेंज करने के लिए मास इंटू लेटेंट हीट कैपेसिटी। एक तो ये कंसेप्ट याद रखना। एक और कंसेप्ट क्या याद रखना, अगर आप सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हो ना, तो आपको लेना पड़ता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैसेस कन्वर्ट करते हो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक ये कंसेप्ट भी तुम्हें याद रखना है। कौन सा वाला कंसेप्ट? कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड कर रहे हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर लिक्विड से गैस कर रहे हो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और एक और बात याद रखना कि ये स्पेसिफिक हीट जो होती है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे अगर तुम आइस को गर्म कर रहे हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की लेना, अगर तुम वाटर को गर्म कर रहे हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की लेना, अगर तुम स्टीम को गर्म कर रहे हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टीम की लेना, है ना। अब मैंने क्यों पढ़ाया? तो एक, क्योंकि तुम लोगों को डाउट था, दिव्यांश किसी को डाउट था, तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि मेरे पास एक मास है M, और जो अभी 60 डिग्री सेल्सियस पे, और मुझे उसको लेके जाना है 700 डिग्री सेल्सियस पे। स्वरा इसको समझना, 60 डिग्री पे है, मुझे 700 पे लेके जाना है, और मैं तुम्हें दे रखा है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 200 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैं तुम्हें दे रखा है 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और मैं तुम्हें दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट सॉलिड स्टेट में है वो है A, स्पेसिफिक हीट लिक्विड स्टेट में है वो है B, स्पेसिफिक हीट जो गैसेस स्टेट में है वो है C, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दे रखा है D, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको दे रखा है E। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, स्वरा ध्यान से समझना। तो तेरा मटेरियल पहले 60 डिग्री पे, और तुझे जाना है 700 तक। लेकिन आप खुद सोचो, रास्ते में आपका मेल्टिंग पॉइंट भी है और बॉइलिंग पॉइंट भी है। तो अगर रास्ते में मेल्टिंग पॉइंट है तो पहले आप 60 से लेके कहां पे जाओ? 200 तक जाओ। ठीक है। अभी कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है, क्योंकि अभी तक तो मेल्ट हुआ ही नहीं। 200 पे आप इसको मेल्ट कर दो तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। लेकिन अपने को कहां तक जाना है? 700 तक। लेकिन 700 के पहले 500 भी आता है, तो 200 से आप जाओ 500 तक। अभी कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट। अब ये लिक्विड है, अब 500 पे बॉईल कर दो, तो बॉईल करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में। पर अब आपको कहा जाना है 700 तक, तो 500 से कहां पे जाओ? 700 तक। तो 5 स्टेप प्रोसेस है। तो देखो, जब आप 60 से 200 आए तो कितनी हीट सप्लाई करोगे? मास इनटू, अभी सॉलिड स्टेट है तो स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड कितना है? A। तो A, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 200 में से 60 गए 140, ये आ गया। फिर आप सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है D, तो ये कितना आ जाएगा? M इंटू डी आ जाएगा। फिर आपने क्या किया? अब आप 200 से 500 गए, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आप क्या लोगे? स्पेसिफिक हीट, तो मास इनटू। लेकिन जब आप 200 से 500 कन्वर्ट करोगे तो लिक्विड स्टेट है, और लिक्विड स्टेट में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? B, तो M इंटू बी, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 500 में से 200 गए 300। ठीक है। अब लिक्विड से गैस कन्वर्ट करो तो वेपराइजेशन आ जाएगा, तो आएगा M इंटू ई। और फाइनली 500 से 700 में वापस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मास, और स्पेसिफिक हीट कितनी है गैसेस में? C, तो इंटू C, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 200। तो इन सबको ऐड कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब तुम्हें डाउट है इस चेन में, तो आप पूछ सकते हो कि सर इस चेन में मुझे ये डाउट आ रहा है। स्वरा, डाउट है तो पूछ ले यार, प्लीज यार। सर M और L कब लगाना है, वो कैसे पता? जब स्टेट चेंज करती है ना बेटा, जैसे तेरा सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ, तब तेरे को लगाना है मास इंटू लेटेंट हीट। जैसे देख, जब मेल्ट होगा या जब बॉयल होगा, तब तेरे को लगाना है मास इंटू लेटेंट हीट। और जब तेरा टेम्परेचर चेंज होगा, देख 60 से 200, 200 से 500, या 500 से 700, तब तेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट
into change in temperature. ओके सर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी आसान टॉपिक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोलार हीट कैपेसिटी, तो मोलार हीट कैपेसिटी होता क्या है अब तुम समझना। तो सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मान लो कोई गैस बंद है। मान लो इस कंटेनर के अंदर आपकी कोई गैस बंद है, और आपको एन दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स। आपको दे रखा है कि यार इस कंटेनर के अंदर एक गैस बंद है जिसके नंबर ऑफ मोल्स एन है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है अगर तुम्हें नहीं पता है, तो मास अपॉन मोलार मास। मतलब अंदर कितनी गैस बंद है उसका मास, और नीचे क्या आएगा, मोलार मास। और मान लो कि अभी इस गैस का टेम्परेचर T1 है और मुझे बढ़ा के करना है T2। तो अगर आपको किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको उसको हीट देनी पड़ती है, आपको गर्म करना पड़ता है। तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी उसका फॉर्मूला लिखो, डेल क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल टी। लिख लो, क्योंकि मोलार हीट कैपेसिटी क्या है, हम थर्मो पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, तो बहुत डेप्थ में आएगा। तो अभी अपन से फॉर्मूला देख लेंगे। तो डेल क्यू का मतलब है हीट सप्लाइड, डेल क्यू का मतलब है कि आपने कितनी हीट सप्लाई करी, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, डेल टी का मतलब क्या है, डेल टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1, और C होता है आपका मोलार हीट कैपेसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, C होता है मोलार हीट कैपेसिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल अपॉन मोल केल्विन। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ, एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, या 1 केल्विन लिख देना, बाय 1 केल्विन लिख देना। लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, अगला तुम करना। शिवांश, टॉपिक है मोलार हीट कैपेसिटी। तो इस टॉपिक में हो क्या रहा है देख, मान ली ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई गैस बंद है, और गैस के कितने मोल्स है, एन मोल्स दे रखे हैं। अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना नहीं आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, और मान ले कि इस गैस का पहले टेम्परेचर था T1, और मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया T2। तो अगर मान ले मुझे किसी चीज को टेम्परेचर बढ़ाना है, मुझे किसी चीज को गर्म करना है, तो मुझे उसको हीट देनी पड़ती है। तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला है डेल क्यू, और डेल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो सी तो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा। चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, फाइनल कितना है माइनस इनिशियल कितना है, और सी होता है अपना मोलार हीट कैपेसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, सी क्या होता है, मोलार हीट कैपेसिटी। लिख लो इसको, और फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम्हें करना है इसका। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तुम्हें, तो क्वेश्चन सब ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को लिखना मत, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। क्वेश्चन है ये, 20 ग्राम हीलियम गैस is at 40 degrees Celsius. Find energy required. Find energy required to increase temperature to 80 डिग्री सेल्सियस। और आपको सी दे रखा है 100 जूल पर मोल केल्विन। और अगर तुम्हें नहीं पता है, तो हीलियम का जो मोलार मास होता है, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए, हीलियम का मोलार मास होता है 4 ग्राम। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो पहले आपको डेल क्यू, पहले जब भी तुम फिजिक्स में न्यूमेरिकल करो, तो पहले फॉर्मूला पुट करा करो, एन सी डेल टी। अपन एक एक चीज निकालते हैं। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कितना मास है अपॉन मोलार मास कितना है। तो मास है 20, मोलार मास कितना है 4, इंटू सी। सी मतलब आपकी मोलार हीट कैपेसिटी, वो कितनी है, वो है आपकी 100, इंटू डेल टी। डेल टी मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले आपका टेम्परेचर 40 था, बाद में 80 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। तो आपका आंसर ये आ गया। तो 4, तो ये आ जाएगा 20, 2 2 जा 4, तो 4 1 2 3 4, तो 40,000 जूल आपका आंसर आ गया। तो मोलार हीट कैपेसिटी कब यूज करते हैं, जब सर आपको सी, हाँ पूछो।
हाँ डाउट है तो पूछ लो, क्या डाउट है? सर वो 80 की जगह 40 होगा ना, चेंज इन टेम्परेचर है। ओह वो सॉरी 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 40 होगा, सॉरी 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 10 आएगा, तो ये हो जाएगा तेरा 2 आ जाएगा यहाँ पे। करेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1, माय फॉल्ट। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने इसको? अच्छा इसको लिखना ही था, सॉरी। हाँ अब अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, अ कंटेनर एनक्लोजेस, अ कंटेनर एनक्लोजेस 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड del Q to increase टेम्परेचर टू 20 डिग्री सेल्सियस। और आपको C दे रखा है 50 जूल पर मोल केल्विन, है ना। और अगर आपको नहीं पता है तो H2 का जो मोलार मास होता है वो होता है 2 ग्राम। अगर तुम्हें नहीं पता है तो हाइड्रोजन का H2 है, H नहीं है, खाली H का 1 होता है, H2 का 2 ग्राम। चेक करो इसमें कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। डेल क्यू, कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? तो जब भी अगर तुम्हारे एग्जाम में गैसेस वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा? एनसी डेल टी। तो 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस है 10 डिग्री पे, फाइंड एनर्जी टू इंक्रीज टेम्परेचर रूट टू 20 डिग्री सेल्सियस। और सी आपको दे रखा है 50, मोलार मास है 2 ग्राम। चेक करो स्वरा कितना आएगा। डेल क्यू का फॉर्मूला होता है एन सी डेल टी। एन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? कितना मास है अपॉन मोलार मास कितना है। तो कितना मास है 20, मोलार मास कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 20/2 इंटू सी होता है मोलार हीट कैपेसिटी, वो कितना दे रखा है? वो आपको दे रखा है 50। और चेंज इन टेम्परेचर 10 था 20 हो गया, तो कितना आएगा 10। आंसर किस में आएगा? जूल में। ये आपका आंसर है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए ये आपका आंसर है। तो आई थिंक 5000 जूल आ रहा है। कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके, तो कोई डाउट नहीं है। देखो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। वो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, तो कैलोरीमेट्री होता क्या है? तो पहले तुम समझना, सपोज करो कि हमारे पास एक बॉडी है, और मान लो ये बॉडी है आपकी 80 डिग्री सेल्सियस पे, और मान लो कि मेरे पास एक और बॉडी है, और मान लो ये बॉडी है 10 डिग्री सेल्सियस पे। और मान लो कि मैं इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लेके आता हूं, तो तुम खुद मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी बॉडी गर्म है? ये बॉडी गर्म है और ये बॉडी थोड़ी ठंडी है। ठंडी मतलब इसके कंपैरिजन में वो ठंडी है। तो होगा क्या, जो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां से आपकी हीट एनर्जी निकलेगी, और कहां तक जाएगी? इस दूसरी बॉडी के पास जाएगी। और कब तक जाएगी? देखो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। मतलब मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका टेम्परेचर भी टी हो गया, इसका टेम्परेचर भी टी हो गया, तो उस वक्त आपका हीट एनर्जी का फ्लो बंद हो जाएगा। तो वापस सुनना, अगर तुम दो बॉडी को कनेक्ट करते हो, मान लो जिसमें से एक बॉडी गर्म है एक बॉडी ठंडी है। मान लो गर्म मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठंडी मतलब जिसका टेम्परेचर कम है। तो अगर आप उन दोनों को कनेक्ट करते हो, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है ना, वहां से एनर्जी निकलती है और कहां पहुंचती है? कोल्ड बॉडी तक पहुंचती है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, है ना। तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, ये नहीं लिखना है, ये लिखो। तो हीट एंड कैलोरीमेट्री, अब तुम समझना क्या देखो क्या लिखा हुआ है। तो व्हेन टू सिस्टम्स एट डिफरेंट टेम्परेचर आर कनेक्टेड टुगेदर, then heat flows from higher temperature to lower temperature till the time their temperature do not become the same. और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है? तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बोलता है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। तो यहां से अगर 100 जूल की एनर्जी निकलेगी तो इसके तक पहुंचेगी भी कितनी? 100 जूल। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? यहाँ पे गंदा एजम्पशन है कि आपका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है
कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट नेग्लेक्टिंग हीट लॉसेस टू सराउंडिंग, heat lost by a body at higher temperature is equal to heat gained by a body at lower temperature. तो जितनी हीट गेन करेगा दूसरा बॉडी, उतनी पहली बॉडी लूज करेगी. और whenever heat is given to any body, either its temperature changes or its state changes. अगर तुम किसी भी बॉडी को गर्म करते हो तो उसका टेम्परेचर चेंज कर सकता है, उसका स्टेट भी चेंज कर सकता है. तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अपनी कॉपी में लिख लो, यहां से लेके यहां तक. बाकी तो ये नोट्स में तुम्हें भेज ही दूंगा, पर यहां से लेके यहां तक लिख लो अपनी कॉपी में. लिख लो, कॉमन सेंस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कोई इतना हाईफाई टॉपिक नहीं है. लिख लो यहां से लेके यहां तक अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल सिखाऊंगा. ठीक है, फिर नीचे लिख भी लेना कि कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर हीट एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी. इस लाइन को नीचे लिख लेना कि कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जो क्या काम आती है. इट इज यूज्ड टू मेजर हीट एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी. लिख लो. लिख लिया तुम लोगों ने कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है कि अगर आप दो बॉडी को टच करोगे ना, एक हायर टेम्परेचर पे एक लोअर टेम्परेचर पे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो बॉडी गर्म है उससे एनर्जी निकल के कहाँ पहुंचेगी, जो बॉडी ठंडी है, और थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा. और जितना एक बॉडी हीट गेन करेगी उतना ही दूसरी बॉडी हीट लूज करेगी. ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो मैं न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा हूं अब. ठीक है, तो अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, अब तुम सब ध्यान से देखना. अब सब ध्यान से देखना. तो एक फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं और फिर अपन उसको यूज करना सीखेंगे. तो सपोज करो कि आपके पास एक मास है m1, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 और इसका टेम्परेचर है T1. मान लो आपके पास एक और मास है m2, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी h2, इसका टेम्परेचर T2. और मान लो आपके पास एक और मास है जिसका मास है m3, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s3 और इसका टेम्परेचर है मान लो T3. और मान लो कि मैं इन तीनों को किसी वायर की मदद से कनेक्ट करूं, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इन तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा. कितना हो जाएगा, इन तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, T T T. तो उस T की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो वो फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में. m1s1 T1 प्लस m2s2 T2 प्लस m3s3 T3 अपॉन m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3. लिख लो अपनी कॉपी में. फिर एक बार मैं इसको यूज करना खुद सिखाऊंगा, अगली बार में तुम्हें खुद सॉल्व करना है. लिख लो. तो अगर आप मल्टीपल बॉडीज को कनेक्ट करते हो, दो या दो से ज्यादा, और थोड़ी देर के बाद उन सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो पहली बॉडी है उसका मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर, प्लस दूसरी बॉडी का मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर, प्लस तीसरी बॉडी का मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर अपॉन m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3. लिख लो अपनी कॉपी में. फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला तुम्हें करना है, इसको लिख लो. ठीक है, T मतलब कौन सा टेम्परेचर है, T मतलब तीनों का फाइनल टेम्परेचर. मतलब होगा क्या, पहले तो जब इनका टेम्परेचर अलग अलग है, तो जो गर्म होगा वो एनर्जी देगा, जो ठंडा होगा वो एनर्जी लेगा, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इन सब का टेम्परेचर सेम हो जाएगा. तो वो जो टेम्परेचर सेम हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या है, m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 T3 अपॉन m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3. ठीक है, तो अब मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाता हूं. तो देखो, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक बॉडी है 2 किलो की, और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 10 जूल पर केजी केल्विन. मेरे पास एक और बॉडी है, मान लो वो है 4 केजी की, और वो पड़ी है 40 डिग्री सेल्सियस पे,
और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 20 जूल पर केजी केल्विन। और मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इन दोनों बॉडी को टच करूंगा, अगर मान लो मैं इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लेके आऊं, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे दो ही बॉडी है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। अब सब वैल्यू पुट करो। देखो M1 2 है, S1 20 है, S 10 है, तो 2 इंटू 10 इंटू 20 प्लस M2S2T2, तो मास 2 तो 4 है, 40 है, 20 है, तो 4 इंटू 40 इंटू 20 अपॉन M1S1, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस M2S2, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 20। तो सॉल्व कर दो कितना आता है इसको, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 400 प्लस ये 4 4 जा 16 2 जा 32, 32 और 2 0, और नीचे क्या आ जाएगा 20 प्लस 24 जा 80, तो नीचे आ जाएगा 100। तो ये कितना आया देखो 36 डिग्री सेल्सियस आया। आई थिंक सो इतना आएगा। तो 36 डिग्री आया, इसका मतलब क्या है, देखो इसका टेम्परेचर तो 4 डिग्री कम हो गया और इसका टेम्परेचर कितना बड़ा 16 डिग्री। इसका मतलब हीट एनर्जी कहां से कहां आई, इधर से उधर आपकी हीट एनर्जी गई। इस तरीके से करते हैं। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करना है। दिव्यांश कोई डाउट है, अनुष्का, स्वरा, शिवांश, परीन, ध्रुव, कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और तुम्हें फॉर्मूला समझ में आया कैसे यूज करते कि नहीं समझ में आया। दिव्यांश कोई डाउट है, अनुष्का कोई डाउट है, स्वरा डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। सर हाँ पूछो। सर इनको जिस भी चीज से कनेक्ट करेंगे उसको अपन मासलेस अज्यूम करेंगे ना। हाँ हाँ यार, ये जो बीच वाला तू पूछ रहा है ना, या हाँ ये यस। मासलेस मतलब ये सिर्फ एक क्या बोलते तरीका है हीट इधर उधर भेजने का। अपन इसको पूरा इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। तो ओके एक सर। क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करो। मान लो कि ये एक बॉडी है, ये है 10 डिग्री सेल्सियस पे। ये एक और बॉडी है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे। ये आपकी 2 kg की है, ये आपकी 1 kg की है। और मान लो इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 2 जूल पर केजी केल्विन। इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है आपकी 6 जूल पर केजी केल्विन। तो आपको मुझे बताना है कि अगर मैं इन दोनों बॉडी को टच करूंगा तो आपको बताना है कि इनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। चेक करो, चेक करो कितना आएगा। ये 2 किलो की है, टेम्परेचर 10 है, स्पेसिफिक हीट 2 है। ये 1 kg है, टेम्परेचर 30 है, स्पेसिफिक 6 है। तो होगा क्या, ये गर्म है ठंडी है, तो आपकी एनर्जी इधर से उधर जाएगी, एक बात तो पक्की है। तो आपको बताना है कि टोटल फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। चेक करो कितना आएगा। कितना आएगा चेक करो। M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। तो M1 कितना है 2, S1 कितना है 2, T1 कितना है 10, M2 कितना है 1, S2 कितना है 6, और ये कितना है 30। और नीचे क्या आएगा M1S1, तो 2 इंटू 2 प्लस M2S2, तो 1 इंटू 6। तो चेक करो कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 40 और 6 3 जा 180 अपॉन 2 2 जा 4, नीचे आ जाएगा 10। तो ये कितना आ गया तुम्हारा
22 डिग्री सेल्सियस। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? अनुष्का कोई डाउट है तो पूछ। स्वरा तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आसान क्वेश्चन है। देखो अब तुम ध्यान से देखो, आपका टेम्परेचर हमेशा 10 और 30 के बीच में ही आएगा आंसर, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों 10 के नीचे हो जाए या दोनों 30 के ऊपर हो जाए, तो आंसर इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो इसका टेम्परेचर कितना घटा? 8, और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा? 12। ठीक है, और तुम चेक भी कर सकते हो, जितनी एनर्जी यहां से निकलेगी ना उतनी यहां पे पहुंचेगी। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं। कोई डाउट नहीं है तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं। सर हाँ पूछो। सर सर इसमें से 8 घटा है तो उसमें से 12 कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इन दोनों की बेटा मतलब इन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है, इन दोनों का मास अलग है ना। एक 2 किलो का है, एक 1 किलो का है ना। जैसे मान ले कि एक बहुत बड़ी बॉडी है, एक बहुत छोटी बॉडी है, तो एक छोटी बॉडी से जो एनर्जी निकलेगी वो पूरी बड़ी बॉडी में फैल जाएगी, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा थोड़ी बढ़ेगा, थोड़ा ही बढ़ेगा ना। सर बट वो तो उतनी एनर्जी गेन करेगा जितनी उसमें से निकलेगी, एनर्जी मतलब दूसरी एनर्जी बॉडी। उतनी निकलेगी, जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी एनर्जी पहुंचेगी, लेकिन तेने तूने जो एनर्जी दी वो कितना टेम्परेचर बढ़ाएगा वो किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे और मास पे। है ना। ऐसे तो अगर मैं तुझे बोलूं कि जैसे मान ले कि ये मैं हूं, है ना, और ये अर्थ है। ठीक है, मान ले मैं हूं और अर्थ है, और मान ले कि मैं 40 डिग्री पे हूं, और मान ले अर्थ 30 डिग्री पे, पूरा अर्थ, और मान ले मैं अर्थ के कांटेक्ट में आया, और मान ले मेरा टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया, तो क्या, मान ले कि मेरा 35 हो गया, लाइक मैं मान ले मेरा 34 हो गया, मेरा 6 डिग्री घटा, तो क्या अर्थ का 6 डिग्री बढ़ेगा? तो कुछ सोच, क्या मतलब मैं छोटा सा हूं, मैंने जितनी एनर्जी दी अर्थ को उतनी मिली, लेकिन मैंने जो एनर्जी दी वो पूरे अर्थ में फैल गई। तो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है, दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो तुम अपनी कॉपी में, रेजिलेशन। REGELATION। तो रेजिलेशन है क्या? अब तुम सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि अपने पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, पर अगर मैं इस आइस को गर्म करूंगा तो क्या होगा आप मुझे बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद थोड़ा तो आइस होगा और थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा, है ना। अभी भी 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। तो एक तरीका क्या है आइस को मेल्ट करने का? एक तरीका तो क्या है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ, लेकिन आइस को मेल्ट करने का एक और तरीका है, वो है प्रेशर। अगर मान लो आप आइस पे प्रेशर लगाओगे तो भी आपकी जो आइस है वो थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, है ना। अगर आप आइस के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो भी जो आइस है वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। इसका मैं एक वीडियो लाया हूं, तुम सब इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूं, तुम देखना, फिर अपन वीडियो एक्सप्लेन करेंगे। देखो, जस्ट 1 सेकंड। हाँ देखो, तो यहां पे देखो बर्फ है, अरे यार 1 सेकंड। देखो बर्फ है यहाँ पे और एक धागा है, तो इसने इस धागे को खोला, इस बर्फ पे लगाया, और इस धागे को देखो कंप्रेस कर रहा है, वो दबा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा देखना, आपका जो धागा है ना वो इस बर्फ के अंदर घुस गया। दिखा तुम सबको कि नहीं दिखा? वापस देखो एक बार, बर्फ लिया, धागा लिया, इस धागे को इस बर्फ के ऊपर रखा और आपने प्रेशर लगाया, तो प्रेशर से क्या हुआ, इस बर्फ के ऊपर का थोड़ा पानी पिघल गया और आपका वो धागा अंदर घुस गया। और वापस सुनना, बर्फ के ऊपर का थोड़ा पानी पिघल गया इसलिए धागा अंदर घुस गया, लेकिन जैसे ही धागा अंदर घुसा तो ऊपर जो पानी है वापस बर्फ बन गया। तो रेजिलेशन होता क्या है, अपनी कॉप में लिखो। रेजिलेशन इज, देखो अपनी कॉप में लिखो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कि रेजिलेशन इज मेल्टिंग ऑफ आइस अंडर प्रेशर। तो पहले आपने प्रेशर लगाया तो आइस मेल्ट हो गई, एंड रीफ्रीजिंग
व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड। तो जैसे ही आपका धागा अंदर चला गया तो ऊपर तो आपको प्रेशर लगा ही नहीं रहा, तो आपका जो पानी था वापस किस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ में। और वो कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि नीचे आपका आइस पड़ा हुआ है, आइस ठंडा होता है, तो नीचे वाले बर्फ ने क्या किया, ऊपर वाले पानी को फिर बर्फ में कन्वर्ट कर दिया। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि रेजुलेशन इज मेल्टिंग ऑफ आइस अंडर प्रेशर एंड रीफ्रीजिंग व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड। तो कोई तुम्हें पूछे कि आइस को मेल्ट करने के कितने तरीके हैं, दो। अगर आप गर्म करोगे तो वैसे ही मेल्ट हो जाएगा, आप प्रेशर से भी मेल्ट कर सकते हो। तो आप आइस पे अगर प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर लगाने से क्या होगा, थोड़ा बहुत आइस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो धागा आराम से अंदर घुस जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, ऊपर तो धागा है ही नहीं, तो ऊपर प्रेशर कौन लगाएगा, तो ऊपर का जो पानी है वापस किस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ में हो गया। ठीक है, तो ये रेजुलेशन है। किसी को रेजुलेशन में कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो रेजुलेशन में। कोई डाउट है देवांश? कोई भी डाउट है अनिष्का तो पूछो रेजुलेशन में, नो सर। नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है कुछ कन्वर्जन है। देखो, एक तो मैंने देखा है कई बार अपने थियोरेटिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर क्या होता है। देखो, तो लिखो अपनी कॉपी में, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो आपकी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वो किससे पता पड़ता है, उसके टेम्परेचर से। और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो लिख लो, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, है ना। तो अपन सेल्सियस में भी लेते हैं, फ़ारेनहाइट में भी लेते हैं, लेकिन होती क्या है, केल्विन। और कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर आपको सेल्सियस में दे रखी है तो उसमें +273 ऐड करो तो आपको किस में मिल जाएगी, केल्विन में मिल जाएगी। एक तो तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। और दूसरा हीट, तो याद रखना हीट एक तरह की एनर्जी है। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। लेकिन हीट के लिए हम एक और यूनिट यूज करते हैं, वो है कैलोरी। और याद रखना कि 1 कैलोरी कितना होता है, 4.18 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कई बार एग्जाम में आपको यूनिट जो होती है वो देखनी पड़ती है कि आपको कैलोरी में दे रखी है कि जूल में दे रखी है। तो अगर कैलोरी में दे रखी है तो जूल में कैसे कन्वर्ट करना, 1 कैलोरी कितना होता है, 4.18 जूल। तो ये लिख लो, है ना। तो ये तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता है तो देखो, अगर तुम्हें सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, +273.15 ऐड कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि बताओ 10 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर इन केल्विन इज बेसिकली टेम्परेचर इन सेल्सियस +273.15। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 283.15 केल्विन। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा कन्वर्जन है, वो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो TF -32/180 इक्वल टू TC/100। तो TC का मतलब है सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है, TF का मतलब है फ़ारेनहाइट में कितना है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो TC की जगह आप 10 डाल दो और आप सॉल्व कर लो, आपको फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो लिख लो अपनी कॉपी में, ये फॉर्मूले लिख लो इस चीज को। और कोई डाउट है अब तक तो पूछो। तो आज बेसिकली हमने मोलार हीट कैपेसिटी किया, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कॉमन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, रेजुलेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है वो, और फाइनली हमने क्या किया, टेम्परेचर की डेफिनेशन, कन्वर्जन और हीट। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अपनी नेक्स्ट क्लास है वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पे, है ना। नेक्स्ट क्लास अपनी किस पे है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पे। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। देव्यांश, और कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। सर एक एक्सटर्नल डाउट है थोड़ा। हाँ पूछना। सर मतलब जैसे अपन कभी भी मतलब सिक होते हैं तो अपन थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर नापते हैं। हम्म। तो मतलब उसमें अपन ये नापते हैं कि अपनी बॉडी से मतलब उसमें ये होता होगा कि मतलब टेम्परेचर अपनी बॉडी से उस थर्मोमीटर में कितना गया वो आता होगा ना रीडिंग फिर। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अपन याद है अपन एक टॉपिक पढ़ा था, थर्मल एक्सपांशन, याद है। तो यस सर। बेसिकली तू, यस सर। अगर तू वो मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर यूज करता है ना,
तो जैसे ही तो थर्मामीटर मुंह में रखता है तो अंदर जो मर्क्यूरी होती है ना, वो मर्क्यूरी क्या करती है, एक्सपांड कर जाती है। तो आपकी अगर मान ले तेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो मर्क्यूरी ज्यादा एक्सपांड करेगी। तो मर्क्यूरी कितना एक्सपैंड करेगी उसके बेसिस पे पता पड़ता है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। सर पर उसको एक्सपांड होने के लिए हीट चाहिए, वो तो अपनी बॉडी से ही आ रही वो होगी अपनी ना। बॉडी लेती है, वो अपनी बॉडी से ही मिलती है उसको। मतलब इसमें एक एक तरीके से देखा जाए तो हीट जो फ्लो हो रही है वो वही एक तरीके से मेजर हो रहा है हाँ हाँ, मतलब अपनी अपनी बॉडी से, बॉडी से, अपनी बॉडी से मर्क्यूरी में जो हीट गई अपन वही मेजर कर रहे हैं। क्योंकि अपनी बॉडी वही गर्म की तो मेजर। मर्क्यूरी गर्म हो गई, मर्क्यूरी गर्म हो गई तो वो एक्सपांड कर गई। और आजकल जो ओके नहीं सर। आते, आजकल डिजिटल थर्मामीटर आते हैं। तो देखा हो आजकल मर्क्यूरी वाला नहीं आता, तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही तू थर्मामीटर को अपने मुंह में रखता है, तो अगर तेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगी होती है ना। तो अगर तेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और करंट की वैल्यू घट जाती है। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है उससे पता पड़ जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स हैं। ओके सर, गॉट इट। ठीक है। अच्छा, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डाउट नहीं है तो एक तो लास्ट क्लास वाली शीट जो है मैंने तुम्हें भेज रखी वो सॉल्व कर लेना, लेटेंट हीट स्पेसिफिक वाली। आज मैं तुम्हें एक और भेज दूंगा, आज या इस आज वाले टॉपिक की मैं तुम्हें आज शाम तक भेजूंगा, तो वो तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके।